इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है एसएसओ आईडी पर ओटीआर अपडेट करना अनिवार्य हो गया। जब तक आप ओटीआर अपडेट नहीं कर पाओगे तब तक ना तो आप एसएसओ आईडी पर किसी एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हो, न ही किसी एग्जाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हो, और नई नई वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इस वीडियो में ओटीआर से रिलेटेड जितने भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस तरह से ओटीआर को लेकर अपडेटें आती रहती हैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एसएसओ आईडी के ओटीआर में कौन कौन सी चीज है जिसे आप एडिट कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसे एक बार एडिट कर सकते हैं, तो कुछ चीजें जिसे आप बार बार एडिट कर सकते हैं, तो कुछ चीजें जिसे आप एक बार भी एडिट नहीं कर सकते। वो सारी कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में बात करूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ओटीआर को अपडेट कैसे करना है, और अगर कोई एडिट करना चाहता है तो वो एडिट कैसे कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जिसको भी कोई डाउट है पहले वो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, उसके बावजूद भी उसे लगता है कि उसका डाउट इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वे कौन कौन सी चीजें हैं ओटीआर में जिसे आप एक बार एडिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपडेट कर लिया है और उसमें कोई त्रुटि हो गई तो उसे आप एक बार एडिट कर सकते हैं, उसके बाद उसमें आपको चांस नहीं दिया जाएगा एडिट करने का। तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले उसमें आपके मदर नेम, यानी कि जब आप बेसिक डिटेल फिल करते हो तो उसमें अगर अब किसी स्टूडेंट ने अपने माता के नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है या सरनेम लगाना भूल गया हो, यानी कि आपको वही नाम लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो फिर उसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे आप एक बार सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट से मैरिज स्टेटस में, यानी कि कोई मैरिड था उसने गलती से अनमैरिड हो गया, अनमैरिड था उसका मैरिड हो गया, इस तरह की कोई त्रुटि हो गई तो उसमें भी आप एक बार एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन साथी के नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, या जीवन साथी के पिता के नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, या आपकी मैरिज डेट में कोई मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में, तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं, वो भी एक बार आप उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान के निवासी है, उसमें आपने गलती से नो कर दिया, या नहीं है आपने गलती से यस कर दिया, तो उसमें भी आप एक बार सुधार कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैटेगरी में एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप एक बार कर सकते हैं। स्पेशल लेवल कैटेगरी में एडिट करना चाहते हैं तो एक बार कर सकते हैं। विजिबल बॉडी मार्क्स में अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप एक बार एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीएसपी नॉन टीएसपी में जो एडिट करना चाहते हैं वो भी आप एक बार एडिट कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप एक बार एडिट कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से है और गलती से नो कर दिया तो वो भी आप एक बार एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव फोटो आपका ओटीआर पर अपडेट हुआ है और आपने अभी देखा तो आपको पता चला कि लाइव फोटो है, थोड़ा ब्लर टाइप का है, या बैकग्राउंड उसमें दीवार या कोई और पेड़ पौधे आ रहे हैं, वाइट बैकग्राउंड नहीं है, तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार। अगर आप अपने हैंड रिटन स्पेसिफिक जो आपकी पीडीएफ थी इंग्लिश और हिंदी वाली, जिसमें आपको इंग्लिश के नीचे इंग्लिश लिखना था, हिंदी के नीचे हिंदी, आपको अपनी राइटिंग में और आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, अगर किसी और ने आपके सिग्नेचर कर दिए या किसी और ने अपनी राइटिंग में आपका लिख लिया है डाटा, तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक बार। इसके अलावा फुल सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई, यानी कि हिंदी की जगह इंग्लिश सिग्नेचर हो गया या इंग्लिश की जगह हिंदी में सिग्नेचर हो गया, तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं, वो भी आप एक बार। इसके अलावा लेफ्ट थंब इंप्रेशन को लेकर अगर किसी के गलती हो गई हो, यानी कि लेफ्ट की जगह उसने राइट एडिट कर लिया हो, या किसी और का अंगूठा वहां पर अपलोड हो गया हो, तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप एक बार। यानी कि यहाँ पर जो आपके 17 आंकड़े दे रखे हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वन टाइम एडिट ऑप्शन, यानी कि कैंडिडेट आर प्रोवाइडेड विथ ए वन टाइम एडिट फैसिलिटी ऑन द ओटीआर प्रोफाइल पेज टू मॉडिफाई द फॉलोइंग डिटेल। यानी कि नीचे जो आपकी 17 डिटेल दे रखी है, इस डिटेल को आप एक बार एडिट कर सकते हैं, उसके बाद उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। इसलिए जिस कैंडिडेट के भी जो अभी मैंने आपको 17 ऑप्शन बताए हैं, इनमें से कोई त्रुटि है तो उसे आप एक बार एडिट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि ओटीआर से रिलेटेड सारे डाउट आपके इस वीडियो में है वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा आरपीएससी और आरएसएसबी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो अब आपके ओटीआर में किसी के लेफ्ट थंब में प्रॉब्लम है, या किसी के लेफ्ट की जगह राइट थंब अपलोड हो गया हो, या किसी
और का थंब अपलोड हो गया, या किसी के सिग्नेचर में एरर आ रही हो, किसी के लाइव फोटो में लेकर प्रॉब्लम आ रही है, या किसी ने अपने मदर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, या विवाह की तिथि में कोई मिस्टेक कर दी, तो वो सब चीज़ आप एक बार उसमें एडिट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मल्टीपल टाइम एडिटेबल पैरामीटर इन ओटीआर, यानी कि ओटीआर में वो चीज जो आप एक से अधिक बार भी एडिट कर सकते हैं, वे कौन सी चीजें। ए कैंडिडेट कैन अपडेट सर्टेन पैरामीटर इन द ओटीआर मल्टीपल टाइम बाय क्लिकिंग ऑन द एडिट ऑप्शन फॉर द रेस्पेक्टिव पैरामीटर ऑन द ओटीआर प्रोफाइल पे। द पैरामीटर आर एज फॉलो, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप मल्टीपल टाइम यानी कि एक से अधिक बार भी उसे एडिट कर सकते हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर है। तो उसमें एक तो आप क्या आते हैं मोबाइल नंबर, यानी कि अगर कोई ओटीआर में अपने मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता है तो वो उसको एडिट कर सकता है। इसके अलावा ईमेल आईडी, अगर आप अपनी ईमेल आईडी पहले कोई और थी अब और अपडेट करना चाहते हैं तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम में। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेकर आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कैटेगरी को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन अपडेट देयर कैटेगरी यूजिंग द एडिट ऑप्शन बट ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है ये पर आपको दे रखी है, जैसे कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST शहर या ट्राइब और 12 डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी आर नॉट अलाउड टू अपडेट देयर कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है वो कैटेगरी वाले कैंडिडेट अपडेट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल और जनरल EWS कैटेगरी में अपडेट देयर कैटेगरी ओनली बिटवीन जनरल और जनरल EWS, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल का है उसने गलती से जनरल EWS कर दिया या जनरल EWS का है तो वो फिर जनरल EWS तो वो इसमें आपस में कैटेगरी में अपडेट कर सकता है। कैंडिडेट फ्रॉम द OBC नॉन क्रीमिलियर और OBC क्रीमिलियर कैटेगरी में अपडेट देयर कैटेगरी ओनली बिटवीन OBC नॉन क्रीमिलियर और OBC क्रीमिलियर, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट OBC कैटेगरी का है तो वो सिर्फ नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर में बार बार मल्टीपल टाइम में अपडेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो OBC से SC कर दे, SC से ST कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंडिडेट फ्रॉम द MBC और MBC क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में अपडेट देयर कैटेगरी ओनली बिटवीन MBC नॉन क्रीमिलियर और MBC क्रीमिलियर। इसी तरह जो MBC कैटेगरी है उसमें जो कैंडिडेट नॉन क्रीमिलियर का वो क्रीमिलियर में एडिट कर सकता है पैरामीटर अधिक बार, और जो क्रीमिलियर में है वो नॉन क्रीमिलियर में कर सकता है। यानी कि कैंडिडेट कैन अपडेट देयर कैटेगरी यूजिंग दिस एडिट ऑप्शन बट ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि नीचे जो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई उन्हीं कंडीशन में आप कैटेगरी को एक से अधिक बार एडिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप OBC से है तो OBC को नॉन क्रीमिलियर में आप जितनी बार चाहो अपडेट कर सकते हैं। MBC में हो तो MBC में आप नॉन क्रीमिलियर में जितनी बार अपडेट करना चाहते हो कर सकते हैं। या फिर अगर आप EWS और जनरल कैटेगरी से है तो जनरल EWS और जनरल कैटेगरी में आप ऐसे बहुत बार अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी कैटेगरी अगर OBC है आप SC कर दी हो वो उसको आप सिर्फ एक बार एडिट कर सकते हैं, जो कि ऊपर आपने देखा होगा। तो ये चीज उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज एक बार एडिट कर सकते हैं और कौन सी चीज आप एक से मल्टीपल टाइम में भी एडिट कर सकते हैं। अब वो चीजें जो आप एडिट नहीं कर सकते, एक बार सेव हो गया तो वो सेव हो गया, उसमें और डॉक्यूमेंट आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जो सेव हो गया उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर गलती हो गई तो क्या करें उस कंडीशन पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में रेड लाइन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में एक बार एजुकेशन डिटेल सेव हो जाने के बाद स्टूडेंट उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता है। यानी कि जब आप OTR में आपने अपना प्रोफाइल सेक्शन अपडेट कर दिया, अब बारी आती है डॉक्यूमेंट डिटेल की। वो कैसे अपडेट करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अब डॉक्यूमेंट डिटेल के एजुकेशन डिटेल में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव कर दिया है तो उसके बाद आप उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। अतः स्टूडेंट को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने समस्त विवरण अत्यंत सावधानीपूर्वक और बिना किसी त्रुटि के दर्ज करें। इसलिए जो भी आप एजुकेशन को लेकर जो भी डिटेल आप डाल रहे हो, जो भी आप सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड कर रहे हो, सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि एक बार वो सबमिट हो गया तो उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे और ऐड कर सकते हो, लेकिन जो अपडेट हो चुका है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब अगर किसी कारणवश किसी से त्रुटि हो गई है तो वो क्या करें, तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संशोधन आवश्यक हो, यानी कि आपको लगता है कि यह संशोधन आवश्यक है, यह कंपलसरी है,
तो उसके लिए क्या है, तो इसके लिए स्टूडेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी से संपर्क कर संशोधन हेतु उचित कारणों और आवश्यक विवरणों सहित आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यानी कि अगर आपके किसी भी अप्रिय कारण से कोई त्रुटि हो गई है डॉक्यूमेंट सेक्शन में और आपको लगता है कि ये अपडेट करना बहुत बहुत जरूरी है, तो आपको फिर आरपीएससी की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां आपको ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी और इस संबंध में वहां पर आपको उचित कारण और आवश्यक विवरण भी बताना होगा और इस संबंध में स्टूडेंट को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए वो स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। अगर इस संबंध में अगर स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की असुविधा हुई तो इसका जिम्मेदार भी स्वयं होगा। यदि स्टूडेंट द्वारा ओटीआर तथा ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में कोई गलत या अपूर्ण जानकारी भरी जाती है तथा उसी त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आगे की प्रक्रिया के किसी भी चरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 और भर्ती नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्टूडेंट की होगी। यानी कि अगर आपने ओटीआर में या ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में कोई गलत सूचना डाल दी है और फिर उसी सूचना के आधार पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो और जब बोर्ड को पता चला या आयोग को पता चला या विभाग को पता चला तो फिर आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्टूडेंट के स्वयं की होगी। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ओटीआर में कौन कौन सी चीजें हैं जिसे आप एक बार एडिट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप मल्टीपल टाइम में भी एडिट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जिसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं और जिसमें एडिट नहीं कर सकते उसमें अगर आपकी कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं ओटीआर को अपडेट कैसे करना। यानी कि अगर आपने ओटीआर के प्रोफाइल सेक्शन, मेन चीज प्रोफाइल सेक्शन को तो अपडेट करना है क्योंकि जब तक आप अगर आप प्रोफाइल सेक्शन अपडेट नहीं करोगे तब तक आप एसएसओ आईडी पर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कल को कोई आपका एग्जाम है उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने के लिए एसएसओ आईडी पर आ रहे हो तो सबसे पहले आपको ओटीआर की प्रोफाइल सेक्शन का बोला जाएगा अपडेट कीजिए। अगर आप कोई नई भर्ती आई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले पूछा जाएगा ओटीआर प्रोफाइल सेक्शन है वो फिल कीजिए और फॉर्म तो फिल करोगे तो उसमें आपको पहले ओटीआर प्रोफाइल के बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन भी कंप्लीट करना होगा तभी आप फॉर्म शुरू कर पाओगे, अन्यथा आप फॉर्म भी शुरू नहीं कर पाओगे। अगर किसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए जैसे 4th ग्रेड का रिजल्ट आया है, कंडक्टर का रिजल्ट आया है, प्लाटून कमांडर का रिजल्ट आया, ड्राइवर का रिजल्ट आया तो इनके लिए भी स्क्रूटनी फॉर्म जब भी स्टार्ट होंगे तो उनके लिए भी पहले आपको ओटीआर है वो अपडेट करना जरूरी होगा, उसके बावजूद आप आगे का काम कर सकते हैं। तो ओटीआर अपडेट कैसे करें उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ आईडी। सर्च करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा एसएसओ आईडी का। यहाँ पर आपको अपने एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है। जैसे कि यहाँ पर कैप्चा कोड दे रखा है 521228, उसी तरह आपके जो नंबर दे रखे हैं वही आपको डालना है और बिना स्पेस दिए नंबर डालना है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे के लिखा हुआ, लेकिन नहीं, अगर आप स्पेस दोगे तो आपकी एरर आएगी, लॉगिन नहीं होगी। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना, आपकी एसएसओ आईडी ओपन होगी। एसएसओ आईडी जैसे ही ओपन होगी आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है, सत्यमेव जयते लोगो वाला। ये किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऊपर सर्च है वहां पर लिख लीजिए रिक्रूटमेंट पोर्टल, आपके ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट आपका ओटीआर प्रोफाइल इस तरह से ओपन होगा, यानी कि आपके ओटीआर की जो प्रोफाइल है होम है एसएसओ आईडी का वो ओपन होगा और साइड से ये ओपन हो जाएगा। अगर आपने ओटीआर में अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट नहीं की है तो एडिट डिटेल का सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि ये डिटेल आपको अपडेट करनी है। अब देखो इसमें आपको अपडेट कैसे करनी है तो इसमें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल में मदर नेम लिखना होगा। अब जहां पर रेड स्टार है वहां पर बॉक्स में आपको लिखना कंपलसरी है, खाली नहीं छोड़ना। अगर खाली छोड़ोगे तो आप सबमिट करोगे तो आपको वापस से पेज यहीं पर लेके आएगा, इसलिए रेड स्टार लगा हुआ है यानी कि उसमें आपको फिल करना कंपलसरी है। अब मदर देना आपके जो भी डॉक्यूमेंट में माता जी का नाम है वो आपको लिखना है और सबमिट करने से पहले एक बार पूरा चेक कर लेना है कहीं आपने स्पेलिंग में त्रुटि तो नहीं की है, क्योंकि ये चीज़ तो आप एक बार एडिट कर सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में एक बार भी एडिट नहीं कर पाओगे। इसके बाद विजिबल बॉडी मार्क्स, यानी कि आपके शरीर पर ऐसा कोई चिन्ह है जिससे कि आपकी पहचान की जा सके, वो आपको लिखना कंपलसरी है। इसके बाद मैरिज स्टेटस, अगर आप मैरिज स्टेटस में यस लिखोगे मैरिड लिखोगे, अनमैरिड लिखोगे तो अनमैरिड टिक किया और आगे परमानेंट एड्रेस वाला फिल करना है। अगर मैरिड लिखोगे तो आपको अपने जीवन साथी का नाम, जीवन साथी के पिता का नाम और मैरिड डेट भी लिखनी होगी। तो वो चीज़ें लिखने के बाद आपका आएगा परमानेंट एड्रेस। तो एड्रेस लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आपको तीनों लाइन में लिख लीजिए।
तो एड्रेस फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप कौन से शहर से हैं, आपको अपने शहर का नाम लिखना होगा। इसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम लिखना होगा, यानी कि आप कौन से राज्य से हैं। इसके बाद अब देखो, अगर कोई कह रहा है कि हम गांव से, तो क्या करें, तो मुझे लगता है कि जो गांव से है तो वो सिटी में क्या करे, अपना गांव का नाम लिख ले और कोष्टक में वो गांव जिस जिले में आता है उसका कोष्टक में नाम लिख लीजिए। इस तरह से भी लिख लीजिए। और तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ ऑप्शन थोड़ी है, यहाँ पर अपन को खुद को फिल करना होता है। अब जैसे स्टेट में आपको क्लिक करोगे तो आपके पास राज्य का स्टेट के ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ पर आप टिक कर देना। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड लिखने हैं। डिस्ट्रिक्ट के क्या लिखोगे, पिन कोड लिखोगे। उसके बाद अगर आप कहाँ से, टीएसपी से है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, ये हो गया। डॉक्यूमेंट, इसके बाद आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट का, यानी कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अगर किसी का गलती से राइट थंब अपलोड हो गया तो कोई बात नहीं, एडिट कर सकते हैं, एक बार मौका है। लेकिन ध्यान दो चीज़ों का देना है। जब आप लेफ्ट थंब अपलोड करते हो तो पहली चीज़ इस बात का ध्यान देना है कि आपने जो फ़ोटो खींचा है लेफ्ट थंब का वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और दूसरी बात कि उसकी साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा, आप फाइल के इंफॉर्मेशन में जाके देखिए फाइल कितनी KB की है, क्योंकि 50 KB से ज़्यादा गई तो अपलोड नहीं होगा, 20 KB से कम हुई तो भी अपलोड नहीं होगा। आपको 20 KB से 50 KB के बीच में रखनी है। और उसके बाद आपको कर देना है सबमिट पर क्लिक। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे ये तो आपके OTR का सेक्शन हुआ कंप्लीट। इसके बाद आपको करना होगा डॉक्यूमेंट डिटेल, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई त्रुटि हो गई है, जो मैंने अभी ऊपर बताया उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो और आपने सबमिट भी कर दिया, तो उस मिस्टेक को कैसे सुधारें, तो आपको क्या करना होगा, वापस से जाना होगा OTR में। जब आप पीछे होम में जाओगे तो आप पेज को स्क्रॉल करते रहोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा आपके सामने वन टाइम OTR एडिट का, यानी कि एक बार एडिट कर सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ें जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। तो जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके साइड से पेज ओपन होगा, वो इस तरह से ओपन होगा जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एडिट डिटेल, दिस डिटेल कैन ओनली बी अपडेट वंस, यानी कि मदर नेम में मिस्टेक हुई है सुधार सकते हैं, मैरिज स्टेटस में सुधार सकते हैं, राजस्थान के निवासी में सुधार सकते हैं, कैटेगरी में सुधार सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी में भी अगर कोई मिस्टेक हो गई वो भी सुधार सकते हैं, टीएसपी से हैं तो वो भी सुधार सकते हैं, नेशनलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई तो वो भी आप सुधार सकते हैं, अगर आपके परमानेंट एड्रेस में कोई त्रुटि हो गई तो वो भी आप सुधार सकते हैं, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड को लेकर कोई त्रुटि हो गई तो वो भी आप सुधार सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी को लेकर त्रुटि हो गई तो वो भी आप सुधार सकते हैं, या डॉक्यूमेंट में लाइव फोटो को लेकर कोई मिस्टेक हो गई तो उसको भी आप सुधार सकते हैं, हैंड रिटन को लेकर कोई मिस्टेक हो गई तो वो भी सुधार सकते हैं। लेकिन हैंड रिटन अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो उस PDF की साइज़ है वो 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में रखनी है, तभी आपका अपलोड होगा। इसके अलावा फुल सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में लेकर आपकी कोई त्रुटि होगी तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन फुल सिग्नेचर जो हिंदी और इंग्लिश है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में साइज़ रखनी है। जिस तरह से लेफ्ट थंब में रखा था उसी तरह का सेम है। लेफ्ट थंब में भी अगर कोई मिस्टेक हो गई तो वो भी आप सुधार सकते हैं। जैसे ही एडिट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है और ये सब चीज़ें आप एक बार एडिट कर सकते हैं। अगर एक बार एडिट कर ली जो चीज़, उसे आप वापस से एडिट नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स सेक्शन को किस तरह से आपको फिल करना है। वो आपको डिजी लॉकर से करना होगा। देखो किस तरह से आप इस PDF के माध्यम से देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, होम पे आओगे तो होम दिखेगा, माई रिक्रूटमेंट दिखेगा, गेट एडमिट कार्ड दिखेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद एक डॉक्यूमेंट डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा, यानी कि आपको इंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा, आपको कर देना है ओके। इसके बाद और डिस्क्लेमर आएगा तो आपको कोष्टक पर टिक करके सबमिट कर देना। अब डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मेन मुद्दे की बात बताने जा रहा हूँ आपको मैं, कि जब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप डिजी लॉकर से एक्सेस देना चाहते हैं या कैंसिल का, यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है विभाग, बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा तो आपको मेजोरिटी 100% डिजी लॉकर की ही देनी है।
अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है फिर भी आपने मैनुअली रूप से अपलोड किए तो। और अगर किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है, किसी के 10th 12th या ग्रेजुएशन बहुत पहले हो चुकी जब डिजी लॉकर ही नहीं था तब हो चुकी है और विभाग और बोर्ड द्वारा जारी नहीं की गई डिजी लॉकर पर, उस समय आप मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर पर जब आप एक्सेस दोगे, ग्रांट एक्सेस का डिजी लॉकर, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट यहाँ डालें और साइन इन कीजिए। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सभी दस्तावेज डिजी लॉकर की प्रोफाइल में पहले तो जाकर आपको वहाँ पर सभी डाल देने हैं, ताकि जब आप यहाँ से लॉगिन करोगे ओटीआर से तो यहाँ आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जो आपके प्रोफाइल सेक्शन में डिजी लॉकर अकाउंट में डाली गई। और डिजी लॉकर पर आपको दस्तावेज कैसे अपलोड करने इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें जो जो आप डॉक्यूमेंट फेच करना चाहते हो ओटीआर के साथ में उस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। और जिस जिस डॉक्यूमेंट में कोष्टक में कैन बी एक्सेस दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डॉक्यूमेंट आपके विभाग, बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए, और जो आपने अपलोड किए हैं उनमें आपके कोष्टक में कैन बी एक्सेस लिखा हुआ नहीं आएगा। तो जो जो बॉक्स पर क्लिक करोगे वो सभी आपके ओटीआर पर फेच हो जाएगा। आपको क्या कर देना, अलाउ की परमिशन दे देनी। जैसे ही आप परमिशन दे दोगे आपके ओटीआर पर दस्तावेज है वो फैच हो जाएंगे। अब अगर किसी कारणवश आपके दस्तावेज डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको मैनुअली का भी वहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा और वहाँ पर ऐड एजुकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और जिसमें आपको सभी अनिवार्य फील्ड भरने होंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है क्वालिफिकेशन ग्रुप, यानी कि आप कौन सी डिटेल फिल करना चाहते हैं, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन डिटेल, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर। अब देखो 10th और 12th अगर किसी ने बीएससीआर बोर्ड से की है तो बीएससीआर बोर्ड की मार्कशीट में आपको कहीं पर एनरोलमेंट नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो वो कैंडिडेट एनरोलमेंट नंबर कहाँ से देखेंगे, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यानी कि डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, और 10th 12th की मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ। दोनों वीडियो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जिस एग्जाम की आप डिटेल फिल कर रहे हो वो आपने कब पास किए, एग्जाम किस टाइप का था, सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा था, सब्जेक्ट की डिटेल क्या, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का था, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, आपको क्या मिला, परसेंटेज या ग्रेड या नंबर ऑफ अटेम्प्ट, वो सब चीज़ आपको डालनी होगी। और उसके बाद वहाँ पर आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र का ऑप्शन होगा, वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। अब मार्कशीट है वो आपकी उसकी पीडीएफ की साइज है वो 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट की पीडीएफ की साइज 100 KB से 400 KB। यानी कि आप जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मैनुअली रूप से अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना है फॉर्मेट आपको पीडीएफ का रखना है और उसकी साइज है वो आपको 100 KB से 400 KB रखनी है, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं होगा। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ओटीआर को अपडेट कैसे करना है, उसमें एडिट कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें आप एक बार एडिट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप मल्टीपल टाइम एडिट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ आप एक बार भी एडिट नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ आप एक बार भी एडिट नहीं कर सकते उसमें अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसका निवारण भी मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।